हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पर। तो आज मैं आप लोग को गोधुली हिंदी भाग 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वो भी सब्जेक्टिव वाला बताने वाला हूं, जो कि 2018 में पूछे गए हैं सवाल। अगर आपके पास 2018 का सवाल है तो आप मिला सकते हो। ठीक है, इसमें लगभग 8 सवाल है जो कि 2 नंबर वाला है। ठीक है, 2 नंबर वाला सवाल है और उसमें आपको सवाल में लिखा रहता है इनमें से 2 ही सवाल, 5 सवाल का आंसर दो। सवाल 8 रहते हैं, बोलते हैं ना, इनमें से किन्हीं 5 का ही आंसर दो, किन्हीं 4 का आंसर दो। लेकिन मैं यहाँ पे 8 का आंसर बताऊँ बिकॉज अभी आपको पूरी जितना सारा सवाल है सभी को याद करना जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। आप लोग की गुजारिश पे मैं ये वीडियो लाया हूँ। आप लोग बोले थे गोधुली का जो है ना सब्जेक्टिव पढ़ाइए सर। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा पढ़ा दिए हैं, लेसन बहुत सारा 6-7 मेरे ख्याल से 9-10 लेसन हो गया है। तो अब मैं आपको धीरे धीरे सब्जेक्टिव भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मैं तो एक सवाल यहाँ पे टाइप किया हूँ, आप देखें। और अगर आपको लगता है कि ये है ना, सभी को फोटो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। डोंट वरी, मैं बताऊंगा लास्ट में पीडीएफ कहाँ आपको मिलेगा। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे सवाल है बिरजू महाराज, जो कि जानते थे बिरजू महाराज जो कथक डांस करते हैं। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? बहुत अच्छा सवाल है। आंसर क्या बोलता है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। वह बिरजू महाराज का नृत्य बहुत ध्यान से देखती थी। कौन? उसकी माँ जो है ना, बिरजू महाराज का नृत्य यानी कि जो डांस जो करते थे बहुत ध्यान से देखती थी। इसलिए बिरजू महाराज को अपनी माँ का के निर्णय पर पूर्ण विश्वास था। यानी कि जो माँ निर्णय लेती थी कि ये गलत तुम कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ऐसे डांस करना चाहिए, ऐसे नृत्य करना चाहिए, तो ये जो निर्णय लेती थी इसकी माँ, तो उस इसलिए बिरजू महाराज जो अपने माँ पे सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जज अपनी माँ को ही मान। जज बोले तो विश्वास जिस पे किया जाता है। ठीक है, जो जज करता है, जो फैसला करता है। तो इसलिए आपका ये आंसर लिखेंगे बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अब देखो सवाल नंबर यहाँ पे सेकेंड है। सेकंड सवाल क्या है? संतू मछली लेकर क्यों भागा? अब यहाँ पे सवाल किताब में तो बहुत सारा सब्जेक्ट है ना, मेरे ख्याल से बहुत सारा सब्जेक्ट किताब में है, तो अब सवाल सबका अलग अलग बन सकता है। अगर आप नहीं जाने तो सोच रहे सर संतू कौन है, लेकिन सवाल आपके किताब में दिया हुआ कहानी है, उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो सवाल है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? उत्तर होगा भग्गू मछली काट रहा था। कौन? भग्गू। मछली काटने का उसका ढंग अत्यंत निर्ममता पूर्ण था। यानी कि जो देखते हैं ना मछली, जो जहाँ पे मछली लाने जाते हैं तो देखते हैं मछली कैसे काटता है। तो संतू देखा कि भग्गू जो है मछली काट रहा था और बहुत निर्ममता पूर्ण से, मतलब बहुत ही दुखदायक रूप से, बहुत क्रूरता से, ऐसा होता है ना, बहुत क्रूरता से, बहुत दुखदायक से काट रहा था। ये मतलब ये देखकर जो है ना संतू को रहा नहीं गया और संतू जो कुएं में डालकर मछली को बड़ा करने का स्वप्न देख रहा था और उसी सपनों को पूरा करने के लिए संतू मछली लेकर भाग गया। तो कुछ भी नहीं है यार, एक बार पढ़ना जरूरी है, समझना, स्टोरी समझना है। अब देखो इसमें कुछ भी है क्या? संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि भग्गू जो था मछली को काट रहा था, बहुत निर्ममता पूर्ण से, अत्यंत निर्ममता पूर्ण ढंग से काट रहा था और ये संतू को अच्छा नहीं लगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो संतू जो कुएं में डालकर मछली को बड़ा करने का स्वप्न को पूरा करने के लिए मछली को लेकर भागा। कितना इजी सा सवाल का आंसर है। चलो नेक्स्ट सवाल आपको देखते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? आंसर देखो क्या बोलता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह है कि बालक प्रेम से घृणा तथा सत्य से असत्य को पराजित करने की कला सीख ले। ठीक है ना, तो गांधी जी यही चाहते थे, क्योंकि आप जानते हैं जी गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, है ना। सत्य यानी कि सच बोलना और अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। तो गांधी जी वही चाहते थे कि शिक्षा का जरूरी अंग यह है। शिक्षा का यह अंग नहीं है कि वो नौकरी मिल जाए, उसको सफलता मिल जाए, इंजीनियर बन जाए। शिक्षा का सबसे बड़ा जरूरी अंग ये है कि बालक प्रेम से घृणा को, यानी कि प्रेम से नफरत को, और सत्य को असत्य से को पराजित करे। यानी कि आपके पास सत्य होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, जिसे आप असत्य को पराजित कर सके और प्रेम से घृणा को पराजित कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर ये कला जिसने आ गया, कला सीखे तथा आत्मबल से हिंसा विजय पाए। यानी कि जो शिक्षा प्राप्त करने का मूल रूप, जो जरूरी अंग है, यही अंग है कि बालक प्रेम से घृणा को और सत्य से असत्य को पराजित करने की कला सीख ले। अगर आप में ये कला आ गया तो समझ लो कि आप एजुकेटेड है, अच्छे पढ़े लिखे हो। ठीक है, यानी कि अगर आप में ये सब बातें नहीं है,
को प्रेम से घृणा को नहीं हरा पा रहे, यानी कि नफरत को नहीं मिटा पा रहे, पढ़ लिख कर भी आपके दिलों में एक दूसरे का नफरत है, तो समझ लो कि आपका पढ़ाई, आपकी शिक्षा बेकार है। असल में सत्य से असत्य को अगर पराजित नहीं करने की सीख रहे हैं तो बेकार है। तो यही मेन रूप सीखना है, पढ़ने का मेन मकसद यही है। ओके, चलो नेक्स्ट चौथा सवाल है, कवि ने जनता को दूध मुंही क्यों कहा? तो आपको जब किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कवि जनता को दूध मुंही क्यों कहा। फिलहाल यहाँ पे देखिए आंसर क्या बोलता है कि कवि ने राजनेताओं की दृष्टि से जनता को दूध मुंही कहा। किस दृष्टि से? राजनेताओं की दृष्टि से, यानी कि राजनेता जो राज करता है ना, जो नेता राज करता है उसके हिसाब से जनता को दूध मुंही कहा। दूध मुंही मतलब दूध मुंही बोलते हैं जस्ट दूध पीता हुआ बच्चा जिसको बोलते हैं दूध मुंही, है ना, दूध पीता हुआ बच्चा। तो बोलता है कि राजनेता जनता दूधमुही बच्चे के समान अबोध समझते हैं। मतलब जो राजनेता होता है, जो विधायक होता है, जो नेता होता है, जो आपके गांव में शहर में, तो बोलता है जो नेता होता है ना, वो जनता को, जो हम लोग जनता है, आवाम है, उनको दूधमुही बच्चे की तरह समझता है। जिसको क्या समझता है कि 2-4 खिलौने दे दें और देकर आकर्षण कर ले और उसको भी फंसा ले और अपना स्वार्थ के लिए सिद्ध करे, यानी कि अपना वोट मांग ले। ऐसे तो होता है, आप तो देखते ही आते हैं ना, इलेक्शन वगैरह जब होता है क्या होता है, जनता आता है, नेता आता है जनता के पास, हाथ पैर सब जोड़ जड़ के आता है और बस सिर्फ जोड़ने का उसका ढंग होता है कि हाथ जोड़ लिया इस तरह से। लेकिन वो आपको दूध मुही समझता है, जनता को क्या समझता है? दूध मुही, और समझता है कि 2-4 खिलौने, यहाँ पे खिलौने का मतलब ये हो गया ना कि 2-4 हज़ार रुपया दे दिया, 2-4 हज़ार रुपया दे दिया और अपना वोट कर लिया, अपना स्वार्थ जो है स्वार्थ सिद्ध कर लिया, अपना स्वार्थ जो चाहता है वो प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए जनता ने, जो कवि है ना, इन हरकतों को देखा और समझा तो बोला कि जनता जो है दुधमोही है। किस अनुसार? राजनेताओं के दृष्टि के अनुसार। ठीक है, हमेशा नहीं, राजनेताओं के दृष्टि के अनुसार। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, हमारे नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? ठीक है, हमारी नींद जो कविता है, किताब में एक कविता है हमारी नींद, तो इसमें कविता जो है, कवि जो है नींद के बारे में व्याख्या किया है, नींद की विशेषताओं को बताया है। क्या बोलता है कि हमारी नींद कविता सतत विकासशील जीवन का चित्रण करती है। जो कविता है हमारी नींद, वो कहती है कि जो मानव का जो जीवन है ना, वो सतत विकासशील होते रहता है, यानी कि नींद में भी, हमारी नींद कविता में जो सतत विकासशील जीवन का चित्रण करती है, यानी कि जो कविता हमारी नींद, उसमें जो जीवन को सतत विकास करने के बारे में बताती है। बोलते हैं कि हमारे नींद में ना तो हमारा विकास अवरुद्ध होता है और ना ही प्रकृति अवरुद्ध होता है। यानी कि जब हम सोते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विकास नहीं कर पाते हैं। जब हम सोते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विकास नहीं कर रहे हैं। सोना भी बिल्कुल जरूरी है, जितना टाइम सोना चाहिए। आपको पता है एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन 8 घंटा अधिक से अधिक ज़्यादा है, कम से कम 6 घंटा। 6 घंटा से अगर आप कम सोते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आप मतलब अवरुद्ध हो रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब इसका ये है, हो रहा है कि हमारे नींद जो कविता है वो कहता है कि हमारी जो नींद है उसमें ना तो हमारा विकास अवरुद्ध होता है, ना तो प्रकृति का, यानी कि नेचुरल में भी कुछ नहीं होता है और ना ही हमारा विकास रुकता है। इसलिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। फिर बोलता है हमारे नींद में भी जीवन की जय की कविता छंदोबद्ध होते रहते हैं, यानी कि जब हम सोते हैं उसमें भी जीवन की जय की जय होते रहती है, जीवन की जय होते रहती है जब हम सोते हैं। तो कहने का मतलब ये है निचोड़ कि मनुष्य को जो सोने का जो वक्त है, जो समय है, वो उतना समय जरूर नींद लेना भी जरूरी है। जब आप सोएंगे नहीं से तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो आपका विकास कहाँ से हो पाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, बीमार पड़ जाओगे, फिर जीवन का अंत भी हो सकता है। तो इसलिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के लिहाज से यहाँ पर कवि जो है ये कहता है कि हमारी नींद बहुत जरूरी है। नींद में भी सतत विकास होते रहता है, नींद में भी सोना भी जरूरी है। इसलिए तो ना तो सोने से ना तो हमारा विकास अवरुद्ध होता है, ना तो प्रकृति। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सोते रहो पढ़ाई वगैरह बंद करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 नंबर सवाल है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तो ये मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कहानी जो यहाँ पे दिया उसके अनुसार आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है कि बेटे के आंसू कब आते हैं। तो आंसर बोलता है कि देवनागरी लिपि में वर्णों को साधने के क्रम में अड़ा होता है ना, अड़ा, बहुत लोग अड़ा नहीं बोलते हैं, अड़ा नहीं बोलते, रा बोल देते हैं। ठीक है, अड़ा नहीं बोल पाते हैं। तो बोलता है देवनागरी लिपि, जैसे हिंदी पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि में क ख ग घ अड़ा होता है ना, अड़ा, तो अड़ा जैसे लड़का, तो बहुत से लड़का बोल देगा, लड़का, तो लड़का अड़ा नहीं बोल पाता है। तो जब अड़ा नहीं बोल पाता है, इसी के कारण जो है ना लाचारी और विफलता में बेटे के आंसू
आ जाते हैं। आया समझ में, यानी कि रा नहीं उच्चारण होने के कारण जो है बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसमें कोई भारी सा तो कुछ है नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका कोई भी लेसन हो, जैसे कि खास करके हिंदी वगैरह, हिंदी हो या उर्दू जो भी हो, जो कहानी है, कहानी का अगर मेरे ख्याल से एक बार आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे। कहानी समझना जरूरी है क्या बोलता है। अब सिंपल सी बात है, इसका आंसर तो बहुत हो सकता है बेटे के आंसू कब आते हैं। अब बिना जब तक लेसन पढ़ेंगे नहीं कैसे आंसर बता सकते हैं। तो इसका तो आंसर फिलहाल यहाँ पे ये है कि देवनागरी जो लिपि है उसमें जो वर्णों का जो साधने का जो क्रम है ड़ा, तो ड़ा नहीं बोल पाने के कारण क्या होता है, उसकी लाचारी और विफलता के कारण उसके आंखों में आंसू आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 सवाल देखो क्या बोलता है कि बड़े डॉक्टर पप्पा पति के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। बड़े डॉक्टर पप्पा पति के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। अब देखो इसका आंसर है बड़े डॉक्टर अत्यंत संवेदनशील और ईमानदार थे। ठीक है, यानी कि डॉक्टर था उसको बोलते थे बड़े डॉक्टर। तो बड़े डॉक्टर जो है अत्यंत संवेदनशील थे और यानी कि और ईमानदार थे, संवेदनशील और ईमानदार थे। उनमें परोपकार की भावना भरी हुई थी। ठीक है, परोपकार समझ रहे ना, मतलब हेल्प करने वाला जो होता है, उनमें परोपकार की भावना भरी हुई थी। मेनिंजाइटिस से ग्रस्त पप्पा पति को अस्पताल में नहीं देखकर वह पूछताछ करने लगे। यानी कि मेनिंजाइटिस एक रोग होता है, आपको पता है ब्रेन में एक रोग होता है मेनिंजाइटिस। तो पप्पा पति को मेनिंजाइटिस का रोग हो जाता है, जब उसको जब अस्पताल में नहीं देखता है तो उसके बारे में जो बड़े डॉक्टर है पूछताछ करने लगते हैं। आया समझ में। तो इजी से सवाल का जवाब है कि बड़े डॉक्टर पप्पा पति के बारे में क्यों पूछे थे। तो इसका सिंपल आंसर कि बड़े डॉक्टर जो थे वो अत्यंत संवेदनशील, काफ़ी संवेदनशील थे और ईमानदार भी थे और परोपकार की भावना उसमें भरी हुई थी। यानी कि किसी को हेल्प करने के लिए, किसी के बारे में मतलब जानने के लिए, किसी को कुछ मुसीबत हो तो उसको हेल्प करने के लिए। तो जो मेनिंजाइटिस से जो ग्रस्त थे पप्पा पति, तो जो अस्पताल में नहीं थे इसीलिए उनसे मतलब लोगों से पूछताछ कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो 8वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती है। ठीक है, सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती है। तो आंसर देखो कहता है कि विधवा सीता, यानी कि सीता क्या है, सबसे पहले तो विधवा। विधवा किसको कहते हैं, जिसका पति मर गया हो, जिसका पति का निधन हो गया उसको बोलते हैं विधवा। और सधवा बोलते हैं जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो, जिसकी पत्नी का निधन हो गया उसको सधवा बोलते हैं। सधवा यानी कि सधवा कौन हो गया, मेल हो जाएगा, विधवा फीमेल हो जाएगा। तो बोलता है कि विधवा सीता अपने बेटे के फर्ज के चक्कर में पिस रही है, मतलब बेटा को कैसे पालना है। यानी कि सीता जो है एक विधवा औरत रहती है, उसका एक बेटा रहता है। अब बेटे के फर्ज के मतलब ये हुआ कि बेटा को कैसे पालना है, कैसे ज़िंदगी गुजारना है, उसको कैसे पढ़ाना लिखाना है, कैसे पालना पोसना, इस तरह से। तो उसके चक्कर में पिस रही थी। उसके परिवार में सुख शांति और आत्मीयता का अभाव था, यानी कि सुख शांति परिवार में नहीं था। ठीक है, आत्मीयता नहीं था, उसमें अभाव था, कमी था। अतः उसे अपने घर में, इसीलिए उसको अपने घर में क्या होती थी, घुटन महसूस होती थी। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया सब्जेक्टिव का। इसके बाद भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसके बाद और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट। और ये बात आप लोग याद रखें, दिमाग खोल के कान खोल लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये जो मैं सवाल पढ़ाया हूँ ये फालतू इधर उधर वाला सवाल नहीं है। ये 2018 में सवाल आया हुआ, सभी सवाल 2018 में आया हुआ है। तो मैं अभी जो भी सवाल लाऊंगा सभी एग्जाम में 2018, 2016, 2017 जो सवाल आया हुआ है उसी को मैं यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि वही सवाल पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो खास है। इसके बाद फिर और सवाल लाऊंगा जो खास सवाल है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मुख्य है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक का भी बटन दिया हुआ, लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो सब्सक्राइब कर लिए तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी चैनल पर आकर के जुड़े और अच्छी तरीके से तैयारी हो उनका। मैं तो हर मुमकिन यथासंभव कर रहा हूँ, यथासंभव कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपका जो परीक्षा होगी यहाँ पे तो बहुत बेहतर से हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।